अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। अच्छा बच्चों, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जी सॉल्यूशन और कोलाइड, और टॉपिक था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। और हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। ये तीसरी एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद दूसरी हम लोगों ने पढ़ी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आज हमारी तीसरी एप्लीकेशन है जी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन उसमें कमी है। मसलन आप एक सॉल्यूशन आप इस तरह करें कि आप जैसे अभी मैं पानी ले लेता हूँ और पानी को फ्रीज़ करता हूँ, तो पानी मुझे पता है पानी ज़ीरो पे फ्रीज़ हो जाएगा और ज़ीरो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर मैं उसको सॉल्यूशन बनाऊँगा तो वो ज़ीरो पे फ्रीज़ नहीं होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने फ्रीज़ नहीं होना, वो माइनस पे कहीं जाके फ्रीज़ होगा। तो ये जो टेम्परेचर में कमी आई है, इसको हम कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है, टेम्परेचर वो टेम्परेचर का वो पॉइंट है, यानी वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। किस तरह जी? असल में इस वक्त ना जो आपका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मसलन लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है सॉलिड में, और सॉलिड एट अ टाइम उसी वक्त कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में। तो टेम्परेचर के इस पॉइंट को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच टू फिजिकल स्टेट, दोनों फिजिकल स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ द एनी सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम उस सब्सटेंस का हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे जहां उसके दोनों स्टेट पाए जाएं, सॉलिड और लिक्विड। फिर इसकी तारीफ एक यूँ भी कही गई, इस स्टेज पे जब यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जाएं, इन्हें ये ऑब्जर्व हुआ है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का आपस में बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है। लिहाजा जब इन्हें ये पता चला कि इस स्टेज पे जहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों पाए जाते हैं, वहाँ पर इनका वेपर प्रेशर भी सेम होता है, तो इन्होंने इसकी एक तारीफ यूँ भी कर दी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड फेज बिकम इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या जी फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला होगा जब किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड फेज का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सही है जी, इनका वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, ये असल में ये जो है ना, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको मैं इस ग्राफ से समझाता हूँ। देखें, हम लोगों ने वाई एक्सिस पे क्या लिया जी? वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया जी? इसका टेम्परेचर लिया। ये हमारा ये ग्राफ है ना, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। आप यूँ समझ लें कि प्योर सॉलिड हमने पानी ले लिया, हमने यहाँ से नोट करना शुरू किया। इस टेम्परेचर पे हमने नोट किया कि इसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ था। यहाँ हमने नोट नहीं किया, यहाँ शो नहीं किया, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ में इससे कोई काम नहीं है। अब जब यहाँ इस टेम्परेचर पे हमने नोट किया, तो टेम्परेचर हम आस्ता आस्ता कम करते रहे। हमने इस टेम्परेचर पे नोट किया कि पॉइंट बी पे वो टेम्परेचर है T1 जिस पे ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये देखो, ये यहाँ क्या है? ये हमारा प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, और ये यहाँ से ये इस टेम्परेचर से थोड़ा नीचे आए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और बिल्कुल पॉइंट बी पे ये दोनों स्टेट में पाया जाता है। सही है जी। फिर अच्छा ये देखें, फिर यहाँ से हमने चेक किया कि ये देखें, ये अभी यहाँ आप इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसमें रैपिड स्लोप है। सही जी, ये देखें, बड़ा रैपिड साइड स्लोप है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद इसका वेपर प्रेशर अचानक से गिर गया। सही है जी। अब हमने चेक किया अभी इसी सॉल्वेंट से हमने सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस टेम्परेचर पे जहाँ इसका वेपर प्रेशर ये आ रहा था, इसका वेपर प्रेशर ये, तो इसके साथ भी हमने यही किया। और थोड़ी देर बाद देखिए, जब हम यहाँ पे आए ना, तो इसका वेपर प्रेशर देखिए इस बी के बराबर हो गया, लेकिन ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका वेपर प्रेशर देखिए बी के बराबर हो गया, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ। मज़ीद ठंडा करते जब हम यहाँ पहुँचे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आया। तो इससे हमने नतीजा ये निकाला
कि अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे ये हमने सॉल्यूशन बना दिया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट तब कब आएगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट तब आएगा जब सॉल्यूशन का लिक्विड का, देखिए ये यहाँ से ये सॉल्यूशन लिक्विड में, यहाँ तक ये लिक्विड फेज में, तो जब सॉल्यूशन के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड के बराबर हो जाए, देखिए ये यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट आते आते ये सॉलिड फेज में, तो देखिए सॉल्यूशन के लिक्विड फेज और प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज का जहाँ पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल हमने ये नतीजा निकाला है, और ये इसकी रीज़न है ना, वो तो आपके बुक में नहीं दी गई, लेकिन असल में होता क्या है, जब भी किसी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, होता यह है कि पहले वो कंडेंस होता है, फिर उसके मॉलिक्यूलर कोई ख़ास अरेंजमेंट अपनाते हैं और उस ख़ास अरेंजमेंट की वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मौजूद ना हो तो वो आसानी से, देखिए इसने यहाँ पे इस वेपर प्रेशर पे इसने गेन कर लिया, लेकिन जब इसमें हम लोगों ने कोई और सब्सटेंस मिला दिया, अब वो मॉलिक्यूलर शेप वो इतनी आसानी से वो नहीं गेन कर पाते, तो उसकी वजह से हमें टेम्परेचर मज़ीद कम करना पड़ता है। सही है जी। चले जी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बोलते हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। द सोल्यूशन विल freeze at the temperature at which the vapor pressure of both liquid solution, देखें वेपर प्रेशर क्या है जी, ये आपको बोथ क्या है जी, ये लिक्विड का सॉल्यूशन है। सही है जी, लिक्विड के सॉल्यूशन की बात हो रही है, लिक्विड के सॉल्यूशन, ये देखें लिक्विड सॉल्यूशन एंड देखो सॉलिड सॉल्वेंट। देखो ये जो क्या, ये जो हमारे पास लिक्विड था, देखो ये हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देखो सॉल्वेंट क्या हो गया, अब हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है, और सॉल्यूशन को देखें, सॉल्यूशन यहाँ तक हमारे पास लिक्विड है। तो इसने भी यही कहा है कि प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन लिक्विड और दूसरा क्या है सॉलिड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमारे पास होते होते यहाँ सॉलिड था, यहाँ पे आके इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो कहता है जहाँ पे इस लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होगा तो ये सॉल्यूशन आपका फ्रीज हो जाएगा। और देख ले फिर, देखो ये सॉल्यूशन, देखो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है इस पी नोड पे, जबकि आपका सॉल्यूशन कहाँ पे, उससे बहुत कम प्रेशर पे पी पे सॉलिड हो रहा है। सही है जी, फ्रीज हो रहा है। इट्स मीन दैट अ सॉल्यूशन शुड फ्रीज एट द लोअर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट। जाहिर है जिसका मतलब क्या हुआ, जब ये सॉल्यूशन का लिक्विड फ्रीज हो रहा है प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर पे, तो इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर कम है। सही है जी। इट्स मीन दैट अ सॉल्यूशन शुड फ्रीज एट द लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट। द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसने यही वाली दी हुई है, कर्व ए बी सी। सही है जी, ये प्योर सॉल्वेंट का है। द सॉल्वेंट फ्रीज एट द टेम्परेचर T1, देखें ये पॉइंट बी पे टेम्परेचर T1 पे ये फ्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, और देखें यहाँ इसका वेपर प्रेशर P नॉट है। द पोर्शन ऑफ द कर्व BC, देखें यहाँ से ये BC, ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ सॉलिड सॉल्वेंट। अच्छा जी, ग्रेटर स्लोप ऑफ द, देखो यहाँ ये क्या बता रहा है, BC में जो है ना स्लोप ग्रेटर है। सही है जी। BC इंडिकेट आ रैपिड चेंज ऑफ द वेपर प्रेशर विद द टेम्परेचर। अब दूसरे कर्व को देख ले, सॉल्यूशन वाले को, द कर्व DEC इज फॉर द सॉल्यूशन, इट्स मीट्स द कर्व BC, और आपको पता है BC क्या है, ये सॉलिड का है, सॉलिड सॉल्वेंट का। सही है। तो मीट का क्या मतलब है, मीट तभी करेगा जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। सही है। इट्स मीट द कर्व BC एट द पॉइंट E, इसका मतलब है पॉइंट E पे जो इसका सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है और सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म है, यहाँ वेपर प्रेशर बराबर हो गया। सही है जी। तो क्या बता रहा है, इट्स मीट द BC एट द पॉइंट E विच इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन T2, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज P विच इज लोअर देन P नॉट। सही है, P नॉट से P छोटा है। दिस इज बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट, का मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट।
क्योंकि हमेशा हमने पहले पढ़ा हुआ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये राउट्स लॉ है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो यहाँ पर हमने इसका पढ़ा, ये क्या है जी, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखें आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में T2 माइनस T1 पढ़ा था और ये उसका उल्टा है T1 माइनस T2, क्योंकि वहाँ T2 बड़ा था और यहाँ पर T1 बड़ा है, तो हमें बड़े में से छोटा निकालना है। सही है जी। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैलिटी एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम है, वहाँ पर जिस तरह एलिवेशन क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी है। और यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या, ये कैरियोस्कोपिक, वहाँ पर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था और यहाँ पर कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। और जिस तरह वहाँ पे था, देखिए ये दोनों तकरीबन सेम है, अगर वो आपको समझ आ गया ना तो ये आपको खुद समझ आ जाएगा। तो देखो ये कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ पर 1 मोलर रख दें, अगर हम सॉल्यूशन 1 मोलर रख दें तो मोलैरिटी अगर 1 हो जाएगी तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसका मतलब है अगर आपने किसी भी कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है तो आप पहले एक प्योर सॉल्वेंट ले लें, फिर उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना के दोबारा उसको फ्रीज कर दे, दोनों का डिफरेंस निकाले तो आपको कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। सही है। और इस कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इसकी तारीफ है जी। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड में जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जब 1 मोल हो, क्या है जी, व्हेन 1 मोल, जब आप कोई 1 मोल आप मिला लें या सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, या आप 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व कर दें 1 किलोग्राम में, तो वही मोलैलिटी की बात कर रहे हो। सॉल्वेंट इसका अर्थ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट पहले से मैं आपको बता चुका हूं। और आपको पता है नॉन वोलेटाइल और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है कि भाई देखो नॉन वोलेटाइल होगा तो तभी तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सरफेस को कवर करेगा, वेपर प्रेशर कम होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए होगा ताकि वो सॉल्यूशन के साथ, भाई सॉल्यूशन के साथ अगर उसने बॉन्ड बना लिया तो फिर भी वो क्या करेगा, फिर ये राउट्स लॉ जो है ये उस पर लागू नहीं होगा। सही है। फिर ये एप्लीकेशन भी उसके बिल्कुल इस तरह नहीं होगी। अब इसे क्या कह रहा है फ्रीजिंग, अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया जी। अब बता रहा है कि अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ द कैरियोस्कोपिक जो कांस्टेंट है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोल्यूट यूज। देखो ये पहले हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहे हैं, तो ये जब एप्लीकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की है तो ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ये सोल्यूट की जो नेचर है उससे इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसने सिर्फ सरफेस को कवर करना है। इसकी क्या सोल्यूट पे ये सिर्फ और सिर्फ इतना डिपेंडेंट है कि सोल्यूट की रेशो सॉल्वेंट के पार्टिकल की रेशो के अगर एक जैसी है तो इसकी नेचर चाहे जो मर्जी हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है ना वो हर एक का, क्योंकि आपको पता है कि हर लिक्विड का अपना फ्रीजिंग पॉइंट है। सही है। तो जब हर लिक्विड का अपना फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसी तरह उसकी सोल्यूशन का भी अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसलिए ये इस पे सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज लॉन्ग एज सोल्यूट डज नॉट। हाँ, अगर आयनाज हो गया ना तो फिर सोल्यूट के पार्टिकल से भी फर्क पड़ेगा। ये अच्छा जी, ये जो हम लोग अगर पहले हम लोग पढ़े, जैसे हम लोगों ने इससे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसका जी ये लेंस बर्जर मेथड से हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया था। तो ये आपका एक MCQ है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेंस बर्जर से, जबकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किससे मालूम करते हैं, बैक्समैन फ्रीजिंग पॉइंट, बैक्समैन मेथड से। सही जी। बैक्समैन में क्या है जी, ये देखें आपके पास ये एक बड़ा टब है, आपने टब में क्या किया, यहाँ पे आपने सारा का सारा आपने फ्रीजिंग
मटेरियल डाल दिया, फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया, सही है जी। अब आपने यहाँ पर एक बड़ी ट्यूब ली, अब इस ट्यूब में एयर है, सही है। एयर ये काम करेगी कि ये इसका जो टेम्परेचर कम करेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता और जो इसकी आस्ता आस्ता और मतलब बड़े यूनिफॉर्म तरीके से इसकी कूलिंग करेगी ना। और हम लोगों ने देखो यहाँ पर इसका स्टेरर भी हम लोगों ने डाला हुआ है ताकि हमें बिल्कुल यूनिफॉर्म जो है ना इसका टेम्परेचर मिलता रहे, सारे के सारा टेम्परेचर सेम हो। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट में इसके डाल दिया फिर तो यहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा, ऊपर कुछ और होगा, तो यहाँ तो भाई मामूली से टेम्परेचर का ही फ़र्क है। और हम लोग जो है ना देखें, यहाँ भी बेक्समैन थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी बेक्समैन थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, और ये अप टू 0.0, ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए कि बेक्समैन जो है ना 0.01 तक जो है ना डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड तक आपको मीजर करके दे सकता है, सही है जी। तो पढ़ते हैं जी मीजरमेंट। और अच्छा जी, अगर देखा जाए तो देखो, आपने एक आपका जो मोलेलिटी का जो मोलर मास का सोल्यूट के मोलर मास का जो आपने फार्मूला निकाला था, वो आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकाला, फिर आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, और देखें अब आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, तीनों तरीक़ों से, सही है जी। तो एंड पे यही है कि ये भी इस तरीके से आप इसका सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। अच्छा जी, क्या होता है आई इनर, ये कि किस तरह, देखो यहाँ पर सिर्फ देखिए इस फार्मूले में ना, इस फार्मूले में ये आप जिसने पिछला टॉपिक पढ़ा होगा ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको आसानी से समझ आ जाएगा। ये सिर्फ ये इसको यहाँ रहने देगा और मोलेलिटी में ना ये वैल्यू रख देंगे हम बस, बाकी सेम टू सेम रहेगा, सही है। तो क्या क्या इस्तेमाल होता है, इनर फ्रीजिंग ट्यूब विद अ साइड आर्म, इट इज फिटेड विद अ स्टेरर। देखो ये एक हमारे पास इनर ट्यूब है, इसमें हम लोगों ने क्या, इसमें 2 बार हम तजुर्बा करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ प्योर सॉल्वेंट डालेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डालेंगे, इसी में हम लोगों ने स्टेरर फिट किया हुआ है, इसी में हम लोगों ने बेक्समैन थर्मामीटर भी फिट किया हुआ है, सही है। उसके बाद क्या करते हैं, एन आउटर ट्यूब इज विच फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्ट, ये आउटर ट्यूब में हमने फ्रीजिंग ट्यूब एडजस्ट की हुई है। दिस इज ट्यूब सर्विंग एज अ एयर जैकेट, ये क्या है जी, ये एयर जैकेट है, क्या है जी, एयर जैकेट है। और ये किस लिए है, इट्स हेल्प टू अचीव अ स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग अ लार्ज वेसल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट जो आपके लिए ना अहम है, सही कि ये जो है ना, ये जो हम लोग एयर जैकेट इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट कंटैक्ट में क्यों नहीं करते हैं, तो ये भी एक एसएलओ बेस में आ सकता है, इसलिए कि ताकि हमें अचीव स्लोअर और यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग हासिल हो, ताकि हमारा टेम्परेचर में जो है ना एनॉमली या कोई गलती ना हो। अ लार्ज वेसल कंटेनिंग फ्रीजिंग मिक्सचर, ये वाला, ये सबसे आखिरी, सही जी, ये वाला। उसके बाद एक बेक्समैन थर्मामीटर, तो इसकी तफसील तो नहीं दी मगर वो मैंने आपको बता दी, और आखिर में ये वाला कैलकुलेशन। तो बच्चों ये तो वैसे टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, वीडियो बड़ी हो गई, तो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर दी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।